हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है यून सेयोंग, जिसकी लाइफ को 7 पुलिस ने मिलकर बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने उससे उसकी फैमिली छीन ली, उससे उसकी इज्जत छीन ली, उससे उसका फ्यूचर छीन लिया। एट दिस पॉइंट मोस्ट ऑफ द लोग गिव अप कर देंगे, बट यून सेयोंग डिसाइड करता है कि वो जुवेनाइल प्रिजन में जाएगा, द लेजेंडरी वायलेट हिट के मेन कैरेक्टर होबिन से ट्रेनिंग लेगा एंड अपने पुलिस की लाइफ को नरक बना के रख देगा। तुम सबका स्वागत है पीटीजी यूनिवर्स की डार्केस्ट मानवा जुवेनाइल ऑफेंडर के पार्ट 1 में। अब बिना किसी ड्रामे के कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमको हमारे मेन कैरेक्टर यून सेयोंग को दिखाया जाता है, जो कि कोर्ट में खड़ा हुआ है एंड वो जज को गालियां दे रहा है। यून सेयोंग कहता है मेरे को कोई कम्युनिटी सर्विस वगैरह नहीं करनी है। जज ने ऐसे कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई है। कम्युनिटी सर्विस में बेसिकली तुमसे गरीब बच्चों को पढ़वाते हैं या फिर खाना बंटवाते हैं, लाइक ऐसी चीजें करवाते हैं। एंड यहाँ पर हमको एक स्टेटमेंट बताया जाता है जो कि आई गेस यून सेयोंग के दिमाग में ही चल रहा है। वो अपने दिमाग में सोच रहा है साउथ कोरिया का लीगल सिस्टम एकदम रद्दी है। देखो मैं लॉ ही कर रहा हूँ एंड मैं यून सेयोंग भाई से कहना चाहूंगा लाडले तो एक बार इंडिया आ, तेरे को साउथ कोरिया का लीगल सिस्टम अच्छा लगने लग जाएगा। एनीवेज यून सेयोंग जज से कहता है मेरी मम्मी जिंदा नहीं है तो आप मेरे साथ कुछ भी करोगे। एंड यहाँ पर यून सेयोंग के साथ एक बुड्ढे चीचा भी खड़े हैं, या तो ये इसके लॉयर होंगे या फिर इसके रिश्तेदार वगैरह होंगे। स्टोरी में हमको आगे पता चली जाएगा। यून सेयोंग जज के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है 200 घंटे की कम्युनिटी सर्विस सिर्फ ज्वेलरी स्टोर को लूटने के लिए पागल हो गया क्या तू। एंड इतने में यून सेयोंग एक चेयर उठाता है एंड उसे कोर्ट के दरवाजे में फेंक मारता है। पुलिस वाले भाग के अंदर आते हैं कि कहीं किसी ने जज का मत्था ना फोड़ दिया हो। ऑल्सो वो बुड्ढे चीचा भी यून सेयोंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, उसको लगता है कि ये बंदा पागल हो गया है। वो जज अपना चश्मा उतारते हुए कहता है मेरे 15 साल के करियर में मैंने तेरे से कमीना लड़का आज तक नहीं देखा है यून सेयोंग। मैं तेरे से एक बार ही कहूंगा वो चेयर तूने जहां से उठाई थी उसे वहीं रख दे। बेसिकली यून सेयोंग की हरकतों की वजह से जज का मत्था भी खराब हो चुका है, बट हमारा यून सेयोंग अलग ही फॉर्म में है। वो जज को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है वरना क्या क्या कर लेगा। जज अपना ऑर्डर सुना देता है एंड यून सेयोंग को 6 महीने के लिए यूथ डिटेंशन सेंटर में रहने की सजा मिल जाती है। यून सेयोंग ने ये सब जानबूझ के किया है। वो खुद डिटेंशन सेंटर में जाना चाहता है। तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्यों। हमारा यून सेयोंग यूथ डिटेंशन सेंटर पहुंचता है एंड तुमको यहाँ के लोगों को देख के समझ में आ गया होगा कि ये लोग शरीफ तो नहीं है। इस डिटेंशन सेंटर का नाम है यांगच्योन यूथ डिटेंशन सेंटर एंड यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के क्रिमिनल साथ में रहते हैं। यून सेयोंग यहाँ पर आया था एंड इसको एक बंदा पहचान लेता है जिसका नाम है जिहुन। एंड यून सेयोंग को देखते ही वो चिल्लाता है अबे तो यून सेयोंग है ना सांगविन मिडिल स्कूल से। अबे यून सेयोंग पहचाना मेरे को। यून सेयोंग इसको बहुत अच्छे से पहचानता है, कुछ ज्यादा ही अच्छे से। जिहुन यून सेयोंग की तरफ जाने लगता है बट एक गार्ड उसको रोक लेता है। जिहुन बोलता है अबे मेरे को हेलो बोलने तो जाने दो। एंड जिहुन को देख के यून सेयोंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हो सकता है कि इसका पुराना दोस्त हो। वो गार्ड जिहुन को वहां से ले जाने लगता है एंड जाते जाते जिहुन कहता है जैसे तेरा पेपर वर्क खत्म हो जाए बिल्डिंग बी के सामने आ जाना, वहीं मिलते हैं। तभी यून सेयोंग के पीछे एक ऑफिसर आ जाते हैं एंड इन्होंने कॉफी का कप कैसे पकड़ रखा है। एनीवेज वो कहते हैं तू जिहुन का दोस्त है क्या, किस लिए अंदर आया तू, ब्लैकमेल के लिए या फिर तूने लड़कियों के साथ कुछ कांड किया था। एंड वो ऑफिसर कहते हैं अगर तू जिहुन का दोस्त है तो तू भी उसी तरह कमीना ही होगा। एंड ये बात सुनने के बाद तुम एक बार यून सेयोंग का चेहरा देखो, लगता है सच में जिहुन यून सेयोंग का काफी अच्छा दोस्त है। हमको ऑफिसर का नाम बताया जाता है जो कि वाक्योन ली, बट मैं इन्हें ऑफिसर ली ही बुलाने वाला हूँ। ऑफिसर ली कहते हैं अच्छा तो तू ही वो लड़का है जिसने कोर्ट में कांड किया था, वैसे तूने ऐसा करा क्यों, तो क्या चल मची थी यहाँ पर आने की भाई। ऑफिसर ली यून सेयोंग के गले में हाथ डाल कहते हैं देख यून सेयोंग हम दोनों एक दूसरे से बहुत मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्त बन के रहते हैं, दोनों के लिए बढ़िया होगा। एंड एनीवेज एज मैं तेरा करेक्शनल ऑफिसर हूँ इसलिए वैसे भी तेरी सारी हरकतों पर मेरे को ही नजर रखनी है। एंड ऑफिसर ली अपनी बकबक करी जा रहे थे बट यून सेयोंग बहुत सीरियस होकर कहता है मेरी बात सुनिए ऑफिसर। हमको ये बताया जाता है कि उनके बीच में क्या बात हुई। एंड नेक्स्ट सीन में हमको जिहुन को दिखाया जाता है जिससे एक बंदा पूछता है तू उस लड़के को जानता है। जिहुन कहता है ऑफ कोर्स वो मिडिल स्कूल में बहुत फेमस था। वो बंदा कहता है अच्छा बट किस लिए, तेरे स्कूल में तो सारे के सारे बदमाश ही भरे पड़े हैं ना, तो ये भी बदमाश ही था क्या। एंड जिहुन यून सेयोंग की तरफ देखकर अपनी लार टपकाते हुए कहता है नहीं ये बदमाश नहीं था, ये एक नंबर का लूजर था। कुछ टाइम बाद यून सेयोंग उसी बिल्डिंग बी के सामने पहुंच जाता है जहां जिहुन एंड उसके बंदे उसे घेर लेते हैं। जिहुन यून सेयोंग के मुंह पर चांटा मार के कहता है तेरे को यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा यून सेयोंग, मेरे को लगा नहीं था कि मैं तेरे से यहाँ पर मिलूंगा। यून सेयोंग के चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे, वो बिल्कुल भी जिहुन से नहीं डर रहा है। एंड ये देख के जिहुन फट जाता है। वो बार बार यून सेयोंग के मुंह को अपनी उंगली से पोक करने लगता है एंड कहता है तेरे को क्या लगता है डिटेंशन सेंटर में आके तू बहुत बड़ा गुंडा बन गया है। हाँ जिहुन उसके बाल पकड़ने लगता है एंड कहता है तेरे को देख के मेरी बहुत सारी पुरानी मेमोरीज वापस आ गई। तेरे को याद है ना हम साथ में कितना मजा करते थे, तेरे को याद है ना जब तूने स्कूल बाथरूम में अपने आप को लटकाने की कोशिश की थी। भाई मैं तुमको बता रहा हूँ कि जिस लेवल पर यून सेयोंग को बुली करा गया है तुम लोग खुद कहोगे कि डैनियल उसके सामने कुछ भी नहीं है। आगे तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी ना कि भाई तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। जीवन कहता है क्या ही टाइम था वो, तेरी वजह से हम सब स्कूल से सस्पेंड हो गए थे। एंड यहाँ पर यून सेयोंग का फेस प्रॉपर्ली रिवील होता है एंड तुमको देख के समझ में आ गया होगा कि उसको किस लेवल तक बुली किया गया होगा कि उसकी लेफ्ट आई के अराउंड एक ऐसा स्कार है। जीहुन कमीना कहता है पुराने टाइम की याद में तू अपना पीपी क्यों नहीं निकाल लेता। हमको पास का सीन दिखाया जाता है जहां जीहुन अपना पैंट खोल रहा है एंड तुमको समझ में आई क्या होगा कि पास्ट में इसने यून सेयोंग के साथ क्या क्या किया होगा। तभी यून सेयोंग जीहुन का थोबड़ा पकड़ता है एंड कहता है मैं यहाँ तेरे से मिलने आया हूँ। एंड वो जीहुन को खींच के उसके साथ फ्रेंच किस करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमको मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बैठे हुए हैं एंड कुछ लड़कियां उनसे मजे लेने लग रही हैं एज मिस्टर ली ना जाने कितने टाइम बाद नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। एंड फिर हमको पता चलता है कि मिस्टर ली नाइट शिफ्ट कर क्यों रहे हैं। हमको यून सेयोंग एंड मिस्टर ली की पहली वाली कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहां यून सेयोंग कहता है
ऑफिशियली आप माइनर्स को फंसाते हैं ना। एंड ये सुन के ऑफिशियली की फट जाती है, पागल हो गया क्या, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा। यूनसियोंग कहता है 6 मार्च को 1 बजे के आसपास आप एक टीनेजर से मिले थे डेटिंग ऐप के थ्रू। आपने उससे झूठ बोला कि आपके पास एक BMW है एंड आपने कोशिश की उस लड़की को अपने साथ अपनी कार में ले जाने की, उसके साथ कुछ नॉटी हरकतें करने के लिए। आपकी लाइसेंस प्लेट का नंबर है 4439 एंड इतने में ऑफिशियली चिल्लाते हैं बस कर भाई बस कर। ऑफिशियली की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है एंड वो कहते हैं तू है कौन एंड तू यहाँ पर करने क्या आया है। यूनसियोंग कहता है मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ। फिर हमको यूनसियोंग एंड जीहुन को दिखाया जाता है एंड यूनसियोंग ने जीहुन की जीभ को बहुत बुरी तरह से काट लिया है। ये देख के मेरे को ट्रॉमा हो रहा है भाई, कुछ ज्यादा डेंजरस मूव नहीं है ये। एनीवेज जीहुन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है बट यूनसियोंग उसके मुंह में अपना घुटना दे मारता है। इसके बाद वो जीहुन को टाइटली पकड़ के उसके पेट में घुटने ही घुटने बजा देता है। जीहुन को मारते हुए यूनसियोंग अपने दिमाग में कहता है इन कमीनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, स्टिल लीगल सिस्टम ने इनका कुछ भी नहीं किया। जीहुन का साथ वाला एक बंदा यूनसियोंग को रोकने की कोशिश करता है बट यूनसियोंग अपने पैरों का यूज करके उस बंदे की गर्दन पकड़ लेता है जीहुन को पीटते हुए एंड वो उस बंदे को घुमा के साइड में फेंक देता है। यूनसियोंग का ये पागलपन देख के जीहुन के साथ वाले बाकी 2 बंदे वहां से भाग जाते हैं सिक्योरिटी को बुलाने के लिए एंड इस चक्कर में यूनसियोंग का ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, जिसका फायदा उठा के जीहुन एक लकड़ी का डंडा लेके यूनसियोंग के सर में बजा देता है। जीहुन उस डंडे से यूनसियोंग के ऊपर पागलों की तरह अटैक करने लगता है बट यूनसियोंग एक डिफेंसिव स्टांस ले लेता है एंड देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद से यूनसियोंग को बॉक्सिंग आती है। जीहुन चिल्लाता है सो तुमने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है। हमारा यूनसियोंग उस मोटे के पेट में एक बहुत पावरफुल पंच मारता है एंड फिर उस मोटे के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है एंड वो उसका कुत्ता बना के रख देता है। फिर वो जीहुन का हाथ पकड़ता है एंड उसे गिरा के एक लॉक में फंसा लेता है एंड ये वाला लॉक मैंने WWE में देखा है, इसे शायद से फिगर 4 लॉक कहते थे। यूनसियोंग जीहुन का पैर पकड़ता है एंड उसके पैर को तोड़ना स्टार्ट कर देता है जिससे जीहुन को बहुत पेन होता है। मैं कोई वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ बस तेरे से मिलने आया हूँ जीहुन। जीहुन दर्द के मारे तड़पने लगता है एंड वो यही सोच रहा है कि इसको ऐसे लड़ना कैसे आ गया। यूनसियोंग तभी कहता है मैंने बस किसी फेमस बंदे से लड़ना सीखा है एंड इतना बोल के यूनसियोंग सच में जीहुन के पैर की हड्डी को तोड़ देता है जिससे वो दर्द के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। यूनसियोंग यहाँ पर भी नहीं रुकता है, वो जीहुन के दूसरे पैर को भी लॉक में फंसा लेता है एंड एट दिस पॉइंट जीहुन को समझ में आ जाता है कि उसके सामने एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसने अपना सब कुछ खो दिया है एंड अब वो अपने बदले के लिए पागल है। जीहुन भीख मांगना स्टार्ट कर देता है मेरा दूसरा पैर नहीं, प्लीज मैं सारी चीजों के लिए माफी मांगता हूँ, प्लीज मेरे को माफ कर दो यूनसियोंग। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें इतना बुली किया, मेरे को तुम्हारे पेरेंट्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, मैं सब चीजों के लिए माफी मांगता हूँ, प्लीज मेरे को माफ कर दो। प्लीज अगर तुम मेरे दोनों पैर तोड़ दोगे तो मैं दोबारा कभी चल नहीं पाऊंगा, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। इतने में जीहुन के बाकी बंदे ऑफिसर ली को वहां पर लेके आ जाते हैं एंड हमको यूनसियोंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो पहली बार होबिन से मिला था। मेरे को होबिन के बारे में पता है, मेरे को पता है कि वो वायरलेट का मेन कैरेक्टर है बट मैंने वायरलेट पढ़ी नहीं है दोस्तों। होबिन यूनसियोंग से पूछता है फाइटिंग, तो वो फाइटिंग किस लिए सीखनी है, क्योंकि लॉज किसी काम के नहीं है, मेरे को अपना बदला अपने हाथों से ही लेना पड़ेगा। साउथ कोरिया का लॉ किसी काम का नहीं है। होबिन पूछता है तेरे को किससे बदला लेना है, उन लोगों से जिन्हें ये अंधा कानून बचाता है। एंड हमको दिखाया जाता है यूनसियोंग जीहुन का दूसरा पैर भी तोड़ देता है एंड उसका पैर तोड़ने के बाद उसके मुंह पर एक स्माइल आ जाती है। जीहुन के मुंह से झागना स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो कंटिन्यूअसली चिल्लाने लगता है आई एम सॉरी यूनसियोंग, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी ऑफिसरली चिल्लाता है अबे यूनसियोंग क्या कर रहे हो तुम। फाइनली यूनसियोंग जीहुन का पैर छोड़ता है एंड स्माइल करते हुए कहता है ऑफिसरली मैं आपको एक फनी बात बताऊं, जब मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ तब मैं जीहुन की बात नहीं कर रहा था, जो जीहुन ने मेरे साथ किया है वो तो कुछ भी नहीं है उस कमीने के कंपैरिजन में। इसके बाद हमको वो एक्चुअल बंदा दिखाया जाता है जिससे अपना बदला लेने के लिए यूनसियोंग यहाँ पर आया है एंड इस बंदे का वर्कआउट करने का स्टाइल कुछ अलग ही है। इसने 2 लॉन्डो को अपना डंबल बना रखा है, ये बेंच प्रेस कैसे मारता होगा। एनीवेज इसका नाम है सांगचोल पार्क एंड ये एक किक बॉक्सर है। इसकी गैंग का एक बंदा इसे आगे बताता है कि किसी यूनसियोंग नाम के बंदे ने जीहुन की हड्डियां तोड़ डाली हैं। इसके बाद हमको एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है एंड भाई सीरियसली मैंने मानवा थोड़ा आगे तक पढ़ रखी है एंड जिस लेवल पर यूनसियोंग को इन लोगों ने बुली किया है तुमको यकीन नहीं होगा। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, लुकिज्म वाला लोगन ली इनके सामने शरीफ लगेगा। एनीवेज फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि एक बंदा सांगचोल को वही फेमस कोका कोला एंड मेंटोस वाली रील दिखा देता है जिसे देख के सांगचोल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड कहता है ये तो ट्राई करना पड़ेगा। हमको एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां सांगचोल ने यूनसियोंग के सामने 2 कप रख दिए हैं एंड एक कप में कोक है एंड दूसरे कप में टॉयलेट एंड वो कहता है क्या तू इनको टेस्ट करके इनके बीच में डिफरेंस बता पाएगा। हमको बताया जाता है कि ये सांगचोल बहुत ज्यादा क्यूरियस बंदा है एंड इसे उल्टी सी चीजों के बारे में जानने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये यूट्यूब पर वीडियो देखता है एंड भाई तुम नीचे देखो मेजर किम की वीडियो आ रखी है। एनीवेज ये एक वीडियो देखता है कि क्या होगा अगर तुम कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया की दवाई साथ में खा लेते हो। सांगचोल कहता है ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसका तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा एंड ये अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किस पर करता है, यूनसियोंग पर। बेसिकली ये लौंडा सस्ता जेन्युइन पार्क है बट ये बिना किसी बात के उससे भी ज्यादा पागल है। हमको दिखाया जाता है कि उस वीडियो का पिन कमेंट है कि अगर तुम दोनों दवाइयां साथ में खाओगे तो तुम्हारा इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देगा, इसीलिए प्लीज इसे घर पर ट्राई मत करना। एंड इस कमीने ने यूनसियोंग को जबरदस्ती दोनों दवाई साथ में खिला दी एंड ये करने के बाद तुम इसके मुंह पर एक्साइटमेंट देखो, भाई ये इंसान नहीं है। नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि ये लोग अपने सबके बैग्स यूनसियोंग से उठवाते हैं एंड जीवन को देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस बंदे ने क्या किया था यूनसियोंग के साथ। एंड जीवन ने जो किया है वो सबसे नीचे लेवल पर है, इसके बाद लेवल बढ़ते जाएगा। सांगचोल कहता है आज तेरी
फैमिली घर पर नहीं है ना। यूनसियोंग बहाना बनाना स्टार्ट कर देता है, बट सांगचोल को पता है कि यूनसियोंग की बहन, उसकी मम्मी एंड उसकी दादी घर पर नहीं है। ये सब यूनसियोंग के घर में जाके ऊधम मचाना स्टार्ट कर देते हैं एंड एक बंदा घर में पैसा ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वो बंदा तो चलो पैसे ढूंढ रहा है, ये जीहुन कुत्ता लॉन्ड्री बास्केट ढूंढना स्टार्ट कर देता है। यूनसियोंग की फैमिली में कौन कौन है? उसकी बहन, उसकी मम्मी एंड उसकी दादी। अब तुम समझ लो कि ये बंदा लॉन्ड्री बास्केट ढूंढ क्यों रहा है। बट ये सब कुछ भी नहीं है, मेन कांड अब स्टार्ट होता है। सांगचोल यूनसियोंग के फोरहेड पर हाथ रख के कहता है, भाई तेरे को तो बुखार आ रहा है, बट तू चिंता मत कर, मेरे पास बुखार की दवाई है। यूनसियोंग उसको थैंक यू बोलता है एंड वो दवाई खाते ही उसका सर घूमना स्टार्ट हो जाता है। यूनसियोंग को लगने लगता है कि उसकी बॉडी पानी पर फ्लोट कर रही है एंड उसको अपने सारे बुलीज भी कार्टून जैसे दिखने लगते हैं। सो या जो बुखार की दवाई सांगचोल ने उसे दी थी वो एक्चुअल में एक ड्रग की गोली थी। स्टिल यूनसियोंग को काफी अच्छा फील होने लगता है, बट वो देखता है कि सांगचोल के हाथ में एक टॉवल लग रही है एंड ऑफ कोर्स वो इस टाइम पर कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं है। यूनसियोंग को इसके बाद एक माइक्रोवेव दिखाई देता है एंड अगले ही सेकंड यूनसियोंग के घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यूनसियोंग को होश सीधे हॉस्पिटल में आता है, जहां दो पुलिस वाले उससे पूछताछ करने लगते हैं। वो पुलिस वाले कहते हैं माइक्रोवेव में टॉवल किसने रखी थी एंड इसी ब्लास्ट की वजह से यूनसियोंग को उसके चेहरे का स्कार मिला था। एंड ये सांगचोल हरामी कुत्ता सबके सामने कहता है, भाई मजा ही आ गया, जितना यूट्यूब पर बताया था उससे बड़ा ही ब्लास्ट हुआ है। एंड फिर वो यूनसियोंग से कहता है, तेरे को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके तेरे को आग से बचाया है। यूनसियोंग कुछ बोलता नहीं है एंड सांगचोल कहता है, कुछ दिक्कत है क्या तेरे को? तू कमीने, मैं तेरी जान बचाई एंड तू मेरे को थैंक यू भी नहीं बोल रहा है, तेरे को थैंक यू बोलना नहीं आता है क्या? यहाँ पर यूनसियोंग एक बात बोलता है, द मोस्ट फ्राइटनिंग थिंग अबाउट बीइंग bullied is when you're up against someone who doesn't even understand common logic and ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा जस्ट मन करता है गिव अप करने का। यूनसियोंग इन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान था, बट वो उनका कुछ भी नहीं कर सकता था। यूनसियोंग अपने घर पर आता है एंड इस टाइम पर उसकी फैमिली गवर्नमेंट के शेल्टर में रह रही है एंड उसको देखते उसकी मम्मी रोना स्टार्ट कर देती है। ऑल्सो तुम उसकी दादी की कंडीशन देख ही सकते हो, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। मेरे को जैसे भी पुलिस का कॉल आया, तूने पुलिस को क्या बताया कि तूने घर में आग लगाई थी? एंड यहाँ पर हमको पता चलता है कि यूनसियोंग की मेंटालिटी ये क्यों है कि कोरिया का लॉ किसी भी काम का नहीं है। हमको दिखाया जाता है कि जितने भी लोगों से पुलिस वालों ने पूछताछ करी, उन्होंने इस पूरे के पूरे ब्लास्ट का ब्लेम यूनसियोंग पर ही डाल दिया। सबसे पहले ये मांस वाला बंदा कहता है, वो यूनसियोंग ने ही किया था, वो किसी चीज के नशे में था। एंड उसके बाद एक लड़की भी यूनसियोंग का नाम लगा देती है, बट ये वहां पर थी तो नहीं। एंड फिर सांगचोल तो सीधा कह देता है, मैंने खुद यूनसियोंग को माइक्रोवेव में टॉवल रखते हुए देखा था। यूनसियोंग की मम्मी कहती है, हम अब क्या करेंगे, हमको इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले हमारे ऊपर केस कर देंगे फ्रॉड का, हम पड़ोसियों के नुकसान का पैसा कहां से भरेंगे, हमारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है, कंप्लीटली बर्बाद। इसके बाद हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां सांगचोल इसी सोच में पड़ा हुआ है कि क्या ये वही यूनसियोंग ली हो सकता है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है एंड ऑफिसर ली यूनसियोंग के साथ में रूम के अंदर आते हैं। यूनसियोंग ने काफी सारे ब्लैंकेट्स पकड़ रखे हैं जिससे उसका चेहरा छुप रखा है एंड ऑफिसर ली कहते हैं, ये आज से तुम्हारा नया रूममेट है, इससे तमीज से रहना। एंड एज ऑफिसर ली यूनसियोंग की कुछ ज्यादा ही सिफारिश कर रहे हैं, इसलिए एक बंदा कहता है, तू ऑफिसर ली को दे के आया है क्या? एंड इतने में यूनसियोंग एक लात मार के उस बंदे का मुंह तोड़ देता है। सांगचोल के गैंग के बाकी बंदे भी उस पर अटैक कर देते हैं, बट वो बहुत इजीली सबको कूट देता है। सांगचोल कहता है, अबे ये तू ही है क्या यूनसियोंग ली? यूनसियोंग ब्लैंकेट्स नीचे रखता है एंड उसको देखते ही सांगचोल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बट जिससे पहले वो कुछ बोलता है, यूनसियोंग कहता है, तेरे को पता है एक तरीका है जिससे किक बॉक्सर को सिर्फ एक उंगली से हराया जा सकता है। सांगचोल कहता है, इतने टाइम बाद तू मेरे से मिला है एंड ये तू क्या बकवास कर रहा है? उस पूरे ब्लास्ट वाले कांड को 5 साल हो चुके हैं एंड ये दोनों सालों बाद मिल रहे हैं। बट सांगचोल बिल्कुल भी बदला नहीं है, वो अभी भी हर चीज को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस है। वो कहता है, वैसे क्या तरीका है किक बॉक्सर को एक उंगली से हराने का? यूनसियोंग कहता है, तू बिल्कुल भी बदला नहीं है, चल मैं तेरे को दिखाता हूँ कि ये किक बॉक्सर को एक उंगली से कैसे हराते हैं। इसके बाद हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है एंड ये वो टाइम है जब यूनसियोंग के साथ ऑलरेडी बहुत सारे कांड हो चुके थे। यूनसियोंग ने एक लड़की से अपनी फ्रंट बॉडी पर 6 टैटूज बनवा लिए हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा अजीब से हैं, बट आई गेस इन सारे टैटूज के पीछे कोई ना कोई डीप मीनिंग जरूर है। एज वो लड़की यूनसियोंग से पूछती है कि इन टैटूज का मतलब क्या है एंड यूनसियोंग अपने चेस्ट पर टैटू पर पॉइंट करके कहता है, ये मेरी दादी हैं। आगे तुमको पता चलेगा कि यूनसियोंग की दादी को डिमेंशिया हो गया था उनके पूरे घर में आग लगने के बाद। सो या तो ये टैटू वही सिग्निफाई करता है या फिर यूनसियोंग की दादी के साथ और भी कुछ नेक्स्ट लेवल का कांड हुआ था। एनीवेज हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये हरामी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रखा है एज यूनसियोंग इसको एक उंगली से एक बॉक्सर को हराने की टेक्निक दिखाने वाला है। भाई लग रहा है यूनसियोंग ने कुछ ज्यादा क्रेजी लेवल की टेक्निक सीख लिया होबिन से। वेल ऐसा कुछ भी नहीं है, एज यूनसियोंग अपने पास से एक पेन किलर वाली स्प्रे निकाल लेता है एंड उसे सांगचोल की आंखों में स्प्रे कर देता है। सांगचोल को दिखना बंद हो जाता है एंड इसका फायदा उठा के यूनसियोंग उसकी बॉल्स में खींच के लात बजा देता है। मैं वैसे हमेशा इस वाले अटैक के अगेंस्ट में रहता हूँ, बट बढ़िया इस कमीने की ब्लड लाइन आगे बढ़नी भी नहीं चाहिए। अपनी गोटियों में लात खाने की वजह से सांगचोल को बहुत ज्यादा पेन होता है एंड वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
ये कमीना कहता है ये रूल्स के खिलाफ है, एक लड़के को कभी भी गोटियों में लात नहीं मारते हैं। बट यूनसेओंग इसकी एक नहीं सुनता है, इसके ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। ये पंचेस को डिफेंड करने की कोशिश करता है, बट यूनसेओंग इसके पैर के अंगूठे में लात मारता है एंड फिर से इसकी गोटियां तोड़ देता है। यूनसेओंग स्माइल करते हुए कहता है बाबू चोट लग गई क्या आपको? चिंता मत करो, अभी और लगेगी, क्योंकि तो इसी लायक है सांगचोल। सांगचोल की आंखें अभी भी जल रही हैं एंड उन्हें खोल नहीं पा रहा है, इसलिए वो बिना कुछ देखे अंधाधुंध बस हवा में मुक्की घुमाना स्टार्ट कर देता है। एंड मजाक सेट के उस स्प्रे का बहुत ही ज्यादा तगड़ा इफेक्ट हुआ है सांगचोल पर। जलन के मारे उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपने दिमाग में यही सोच रहा है कि जब तक मैं अपनी आंखें खोल नहीं पाता हूँ तब तक मेरे को जस्ट टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, एंड अगर मेरा मुक्का यूनसेओंग को लग जाता है तो फिर और ही बेटर है। सांगचोल बहुत डेस्परेटली बस मुक्के इधर उधर चलाने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद उसका पंच यूनसेओंग को लग जाए। बट यूनसेओंग अपना बदला लेने के लिए फुल तैयारी के साथ आया है। वो टॉवल का यूज करता है एंड सांगचोल के पंच को रोक लेता है, एंड फिर वो टॉवल को उसके हाथ के अराउंड लपेट के सांगचोल को एक बहुत गंदे लॉक में फंसा लेता है। इस लॉक की वजह से सांगचोल का हाथ ऑलमोस्ट टूट जाता है एंड अगले ही सेकंड यूनसेओंग उसके मुंह पर नी दे मारता है, एंड फिर वो उसका सर पकड़ के उसे जमीन में स्लैम कर देता है। भाई इसकी नाक पक्का टूटी है। ऑल्सो यूनसेओंग यहाँ पर कहता है तेरे को माइक्रोवेव में टॉवल रखने का बहुत ज्यादा शौक है ना, आज एक टॉवल से ही पिट के तेरे को कैसा लग रहा है, बोल ना सांगचोल। इसके बाद फिर से हमको एक पास का सीन दिखाया जाता है एंड हाँ यूनसेओंग की दादी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी एंड उन्हें डिमेंशिया है। डिमेंशिया कोई सिंगुलर डिजीज नहीं है, बट डिमेंशिया में लोगों के सोचने समझने की कैपेबिलिटी काफी कम हो जाती है एंड वो अपने बेसिक काम भी खुद नहीं कर पाते हैं। एक डॉक्टर यूनसेओंग की मम्मी को बताता है कि घर में आग लगने की वजह से यूनसेओंग की दादी काफी ज्यादा सदमे में आ चुकी हैं, एंड उन्होंने दिखाने की कोशिश तो की कि वो ठीक है, बट यूनसेओंग का जला हुआ चेहरा देखने के बाद उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर की पूरी बात यूनसेओंग सुन लेता है एंड तुम एक बार सोच के देखो कि इस बंदे पर क्या बीत रही होगी। इसका घर जल गया, इसका चेहरा जल गया एंड अब इसके जले हुए चेहरे को देख के इसकी दादी को दौरे पड़ रहे हैं एंड उनकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। एनीवेज हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां यूनसेओंग टॉवल पकड़ के खड़ा हुआ है एंड सांगचोल का गुड नाइट हो चुका है। एंड ये किस पोजीशन में बेहोश हुआ है? मैं तो कहता हूँ यूनसेओंग भाई जीवन ने तेरे साथ जो किया था उसका बदला भी इसी से ले ले, बट एक्चुअल में ये हरामी बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। ये कहता है थैंक्स यूनसेओंग, मेरे खून ने मेरी आंखें साफ कर दी। एक सेकंड, खून से इसकी आंखें ठीक हो गई, बट जो इतनी देर से फूट फूट के रोने लग रहा था तो आंसू से इसकी आंखें ठीक नहीं हुई। ठीक है अब जो भी है। सांगचोल यूनसेओंग में किक मारता है जिससे यूनसेओंग काफी पीछे जाके गिरता है एंड फिर सांगचोल अपना स्टांस लेते हुए कहता है तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है यूनसेओंग ली। एंड हाँ टॉवल से मेरे को याद आया वो ब्लास्ट सच में कमाल का था। सांगचोल यूनसेओंग के ऊपर लात बरसाने लगता है एंड यूनसेओंग जस्ट सांगचोल के अटैक्स को डॉज कर रहा है। तो भूल तो नहीं गया ना कि मैं एक किक बॉक्सर हूँ? तूने मेरे को बहुत हल्के में ले लिया यूनसेओंग, तेरे को लगता है कि तू मेरे को हरा पाएगा? पागल हो गया क्या तू? सांगचोल के अटैक से बचते बचते यूनसेओंग कॉर्नर हो जाता है एंड सांगचोल उसे घेर लेता है। सांगचोल कहता है अबे यूनसेओंग तेरे को देख के मेरे को बहुत सारी पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं, बट चिंता मत कर, मैं तेरे साथ जो कुछ भी किया था वो तो कुछ भी नहीं है। आज मैं तेरे को बहुत गंदा तड़पाने वाला हूँ। तेरे को वो स्प्रे यूज करना नहीं चाहिए था, मेरी आंखें अभी तक जल रही हैं। इसके बाद हमको अगेन यूनसेओंग के पास का सीन दिखाया जाता है जब वो अपने टीचर होबिन से बात कर रहा था। यहाँ पर होबिन का चेहरा छुपाया जा रहा है, बट हम लोगों को पता है कि ये होबिन ही है। होबिन कहता है सो तू उससे डिटेंशन सेंटर में फाइट करने वाला है, इससे तेरे ऑप्शंस कम नहीं हो जाएंगे? यूनसेओंग कहता है मेरे को पता है, बट मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं। हमको फिर दिखाया जाता है सांगचोल यूनसेओंग में किक मार रहा है, बट यूनसेओंग ने पूरे के पूरे फ्लोर पर ब्लैंकेट्स बिछा दिए हैं। ये ब्लैंकेट्स कहां से आए? वेल ये पूरी की पूरी फाइट यूनसेओंग ने पहले से प्लान कर रखी थी। उसने ऑफिशियली से ब्लैंकेट्स मांगे होंगे एंड वो इतने सारे ब्लैंकेट्स लेके इसलिए आया था ताकि वो उन्हें फाइट्स में यूज कर सके। ब्लैंकेट्स की वजह से सांगचोल का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड अगले ही सेकंड यूनसेओंग सांगचोल को टैकल कर देता है। भाई यूनसेओंग प्रॉपर रोमन रेंस ही बन गया, स्पीयर ही दे दी भाई ने। हमको फिर से यूनसेओंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है ये समझाने के लिए कि सांगचोल एक्चुअल में कितना बड़ा मदरबोर्ड है। ये टिकटॉक को क्लास में लाइव स्ट्रीम करने लगता है एंड लाइव स्ट्रीम में कहता है आइए मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाता हूँ जिसने अपने ही घर में आग लगा दी। एंड एज यूनसेओंग का चेहरा जल गया है एंड उसके चेहरे पर एक काफी बड़ा स्कार आ चुका है, इसलिए स्कूल में सबने उसे टू फेस बुलाना स्टार्ट कर दिया है एंड ये लोग यूनसेओंग को टू फेस करके चिढ़ाते हैं। यूनसेओंग भाई इस चीज की टेंशन ना ले, टू फेस बैटमैन का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन है। मेरे हिसाब से जोकर के बाद मेरा फेवरेट विलन टू फेस ही है बैटमैन कॉमिक्स से। एनीवेज इस कमीने सांगचोल पर आए तो ये अपनी 2 कौड़ी की टिकटॉक वाली ऑडियंस के सामने कहता है यूनसेओंग भाई एक बार बता जरा माल फूक के अपने घर में ही आग लगाने पर कैसा फील होता है? मैं कह रहा था सांगचोल भाई आग तो आपकी मम्मी लगाती हैं बेड पर। हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है एंड यूनसेओंग सांगचोल के ऊपर बैठा हुआ है एंड फिर शुरू होती है सांगचोल की कुत्तों की तरह सुताई। यूनसेओंग रुकता ही नहीं है, वो इस कमीने में इतने मुक्के बजाता है कि इस कमीने के मुंह का नक्शा ही बिगड़ जाता है। फिर वो सांगचोल की पिंकी फिंगर पकड़ता है एंड तोड़ देता है उसे, जिससे पेन के मारे सांगचोल बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। बट हमारा भाई यहाँ पर नहीं रुकता है, उसके अंदर सालों से गुस्सा भरा पड़ा है। वो सांगचोल में इतने घूसे मारता है कि सांगचोल माफी मांगना स्टार्ट कर देता है, बट ये बंदा माफी के लायक है ही नहीं। हमको पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बंदा
बंदा यूनसियोंग के घर पहुंच जाता है। एंड मैं तुम्हें बताया था कि डिमेंशिया में लोग ढंग से सोच समझ नहीं पाते हैं एंड यूनसियोंग की दादी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो फ्लोर पर अपने घुटनों पर बैठकर चलने लग रही हैं एंड ये कुत्ता वहां पर आके इस चीज की लाइव स्ट्रीम करने लगता है एंड ये सबको यही बताता है कि देखो देखो यूनसियोंग की वजह से इसकी दादी की कैसी हालत हो गई है। यूनसियोंग के दिमाग में ये सारे सीन चल रहे हैं एंड इसलिए वो सांगचुल के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाने वाला है। एंड एक बार तुम इसकी हालत देखो, यूनसियोंग ने मार मार के इसका भरता बना के रख दिया है। ये यूनसियोंग से रुकने के लिए कहता है एंड यूनसियोंग एक सेकंड के लिए रुक भी जाता है। तभी हमारे सांगचुल भाई साहब कहते हैं आई एम सॉरी, मैं तेरे साथ जो कुछ भी किया वो गलत था, बट हम सब जस्ट बच्चे थे, बच्चे यही सब हरकतें तो करते हैं। बेटे बच्चे किसी का घर उड़ाते हैं। एंड उस पूरे अपार्टमेंट वाले कांड के बाद यूनसियोंग के साथ और भी बहुत सारी बेकार चीजें होती हैं, बट ये पूरा का पूरा चेन रिएक्शन इसी कमीने की वजह से स्टार्ट हुआ था। इसी सांगचुल की वजह से यूनसियोंग ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहां पर और लोग उसके साथ और बुरी बुरी चीजें करते हैं। सांगचुल की बकवास सुन के यूनसियोंग फट जाता है। वो कपड़े सुखाने वाली चिमटियां उठाता है, उन्हें सांगचुल के मुंह में भरता है एंड कहता है तेरे को पता है सांगचुल, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेरा मुंह, तो इसीलिए तू बात करना बंद क्यों नहीं कर देता है? बात सिर्फ इंसान करते हैं एंड तू क्लियरली एक इंसान नहीं है। एंड इसी के साथ हमको पास के सारे पैनल सिखाए जाते हैं जब सांगचुल पुलिस के सामने यूनसियोंग का नाम लगा देता है, जब उसकी मम्मी उससे कहती है कि हमारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। एंड इतना सब करने के बाद भी जब सांगचुल यूनसियोंग से थैंक यू बुलवाता है, ये सब सुन के यूनसियोंग को गुस्सा आ जाता है एंड वो सांगचुल के मुंह में बहुत जोर का मुक्का मार देता है जिससे वो सारी चिमटियां टूट जाती हैं एंड कुछ तो डेफिनेटली इसके पेट में भी चली गई होंगी। इसके बाद कहानी में आता है 5 महीनों का टाइम स्किप एंड टाइम स्किप के पहले पैनल में ही यूनसियोंग सांगचुल को चोक करने लग रहा है। सांगचुल बेहोश हो जाता है एंड यूनसियोंग एक बंदे से कहता है चल मार कर दे एंड वो बड़ा यूनसियोंग को सर कह के बुलाता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि पिछले 5 महीनों से डिटेंशन सेंटर में किसका राज चल रहा है। वो बंदा दीवार पर मार्किंग लगाता है एंड हमको पता चलता है कि आज में सांगचुल 4 बार बेहोश हो चुका है, बट ये कुछ भी नहीं है। हमको प्रॉपर्ली वो दीवार दिखाई जाती है एंड पिछले 5 महीनों से लेके अब तक यूनसियोंग ने सांगचुल को चोक करके 898 बार बेहोश किया है। तभी यूनसियोंग के सेल का एक बंदा जो कि दरवाजे पर निगरानी रख रहा था वो चिल्लाता है वो आ रहा है। कौन आ रहा है? एक प्रिजन गार्ड। बट कमाल की बात यह है कि वो बंदा यूनसियोंग के रूम की तरफ जाता ही नहीं है, बल्कि उसके सामने वाले रूम के दरवाजे पर जाके चिल्लाना शुरू कर देता है। उस रूम के अंदर के बंदे कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं एंड आप कभी रूम 204 वालों से कुछ क्यों नहीं कहते हो, वही पूरे टाइम हल्ला मचाते रहते हैं। वो गार्ड उनकी बिल्कुल नहीं सुनता है एंड कहता है अगली बार अगर मेरे को तुम्हारे रूम से आवाज आ गई तो मैं तुम सबका कुत्ता बना के रख दूंगा। वो गार्ड वहां से जाने लगता है बट वो काफी ज्यादा गुस्से में है। वो एक दूसरे गार्ड से कहता है ये रूम 204 में क्या स्पेशल है? वो दूसरा गार्ड कहता है गुस्सा मत कर भाई, हम और कर भी क्या सकते हैं। वार्डन लिटरली अपने घुटनों पर आकर भीख मांगी थी कि रूम 204 में कुछ भी हो तुम उनसे कुछ मत कहना। वैसे भी वो लौंडा जिससे पता नहीं क्यों मिस्टर ली डरते हैं वो यहाँ से एक हफ्ते में जाने वाला है, इसलिए टेंशन मत ले भाई। मिस्टर ली ये सब कर क्यों रहे हैं ये हमको पता ही है। यूनसियोंग के पास प्रूफ्स हैं कि मिस्टर ली माइनर लड़कियों को फंसाते हैं। यूनसियोंग अपने मन में सोचता है सिर्फ 6 दिन ही बचे हैं, मेरे को तैयारी चालू करनी पड़ेगी अपने प्लान की नेक्स्ट फेज की। एंड हमको सांगचुल को दिखाया जाता है जिसने अपने पैंट में सुसु कर दिया। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि आज जिन भी लोगों से मिलने के लिए विजिटर्स आने वाले हैं वो लोग तैयार हो जाएं। इसके बाद हमको दिखाया जाता है एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा पैनल, डैम, एंड एक और क्रेजी बैक पैनल। एंड ये लड़की जो भी है सब लोग इसको ही देखना स्टार्ट कर देते हैं। हमको इस लड़की का प्रॉपर्ली चेहरा दिखाया जाता है एंड स्मैश। नेक्स्ट पैनल में हमको हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हद से ज्यादा सीरियस लग रहा है। फिर हमको मेरी बंदी को दिखाया जाता है जो कि हद से ज्यादा प्यारी लग रही है। यूनसियोंग कहता है क्या तुम स्माइल करना बंद करोगी प्लीज? लड़की यूनसियोंग को टीज करते हुए कहती है हम लोग अब भाई बहन है तो मैं अपने छोटे भाई को देख के स्माइल भी ना करूं? यूनसियोंग कहता है ये सब तो ठीक है बट दीदी आज आप सूट पहन के क्यों आई हो? एनीवे सांगचुल वाला काम पूरा हो चुका है, इस पॉइंट पर उसकी हालत बहुत बेकार हो चुकी है। मेरी बंदी स्माइल करते हुए कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया यूनसियोंग, बदला लेके तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ हल्का हल्का फील हो रहा है क्या? यूनसियोंग कहता है आप अपनी बकवास बंद करो एंड मेरे को नेक्स्ट टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। तुम अभी भी उतने ही बदतमीज हो यूनसियोंग। यूनसियोंग भाई है तो उसका इस वजह से मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ बट बदतमीजी नहीं लाड ले, वरना मेरे को तो फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा तो और ही अलग है बट मेरा दोस्त ही काफी है, उसका नाम है गन यामाजाकी। मैं तेरा दोस्त कब बन गया बे? अभी गन भाई मेरे को एक ऐसी जगह का एड्रेस पता है जहाँ पर 24 घंटे बस लड़ाई होती है एंड मारपीट करने के बाद जेल भी नहीं होती है। जेल पार्क? अच्छा तो ऐसी बात है क्या? फिर तो तू भाई है मेरा। इस सब मजाक को साइड में करते हैं। मेरी बंदी यूनसियोंग को बताती है कि उसका नेक्स्ट टारगेट इस टाइम पर गैंगनम में है। उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा अमीर हैं एंड उसके दादाजी का खुद का एक हॉस्पिटल है, बट उसके बारे में एक चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इनके नेक्स्ट टारगेट का नाम है योंगबम एंड हमको उसी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसकी टीचर कहती है वेल इस बार भी तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं योंगबम, ग्रेट जॉब। योंगबम टीचर को थैंक यू बोलता है एंड वो टीचर योंगबम की तारीफ करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मेरी क्लास का प्रेसिडेंट है, तुम सारे बच्चों को कितना ज्यादा डिसिप्लिन रखते हो एंड
एंड तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। वो टीचर तो थकती ही नहीं योंगबम की तारीफ करते करते, बट वही उन्हें रोक देता है ये कह के कि मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। वो टीचर योंगबम को कुछ पेपर्स पकड़ा देती है एंड योंगबम नोटिस कर लेता है कि उन्होंने अपनी रिंग फिंगर में एक रिंग पहन रखी है। तब एक दूसरा टीचर आके कहता है मिस के बॉयफ्रेंड ने फाइनली उन्हें प्रपोज कर दिया है, अब बहुत सारे बच्चों के दिल टूटने वाले हैं। मेरे को क्यों लग रहा है कि इस चीचा का दिल ऑलरेडी टूट चुका है। एनीवेज टीचर कहती है मैं तुम्हें अभी बताना तो नहीं चाहती थी योंगबम, बट मेरी शादी होने वाली है। योंगबम कहता है रियली, कांग्रेचुलेशंस। टीचर कहती है थैंक यू योंगबम, बट क्या तुम इसे प्लीज सीक्रेट रख सकते हो। योंगबम कहता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं। एंड इतनी बातचीत के बाद योंगबम वहां से जाने लगता है। अब देखो स्कूल एंड कॉलेज वगैरह में काफी लोगों का उनके टीचर पर क्रश होता है, अब ये सही है या नहीं वो तुम अपने आप डिसाइड कर लो। बट जब किसी टीचर की शादी होने वाली होती है जिन पर लॉन्डो का क्रश होता है तो लॉन्डे हमेशा ड्रामे करना चालू कर देते हैं। तेरे भाई का आज दिल टूट गया, उनको मेरी याद नहीं आई जस्सी। ये मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में होता है। एंड तुम एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि योंगबम का भी दिल टूट जाएगा एज उसकी टीचर की शादी होने वाली है, बट ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, ये एक जानवर है। योंगबम कहता है सो मिस ओ की शादी होने वाली है, इनक्रेडिबल, सो वो एक शादीशुदा औरत बनने वाली है। एंड इस टाइम पर तुम इस हरामी के एक्सप्रेशंस देखो। सो बेसिकली योंगबम को अपने से एज में बड़ी एंड मैरिड लड़कियां पसंद है। हमको फिर से मेरी बंदी एंड यूनसियोंग को दिखाया जाता है एंड वो यहाँ पर बताती है कि योंगबम एक परफेक्ट स्टूडेंट है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं एंड वो स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर भी है। यूनसियोंग कहता है उसका डेली रूटीन क्या है, स्कूल से अकेडमी, अकेडमी से स्टडी कैफे एंड कैफे से सीधा घर, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम यूज कर सकें। वैसे तो मेरा मन था कि मैं इसको पूरी वीडियो में मेरी बंदी कह के बुलाऊं, बट चलो मैं तुमको इसका नाम भी बता देता हूँ, इसका नाम है एना जो। एना यूनसियोंग को योंगबम का फोटो देते हुए कहती है क्या यही है वो, मैंने स्कूल रिकॉर्ड्स भी चेक करवा लिए हैं बट सब कुछ क्लीन है। यूनसियोंग योंगबम की फोटो देखता है एंड उसे एक फ्लैशबैक आ जाता है। सांगचल अपनी लाइव स्ट्रीम करके यूनसियोंग का मजाक उड़ाने लग रहा था एंड उस टाइम पर योंगबम भी वहीं पर था। योंगबम यूनसियोंग को देखता है एंड फिर उसके पास आके कहता है तेरी एक बहन है ना, कितने साल की है वो, क्या वो सुंदर है। यूनसियोंग टेबल पर हाथ में कहता है यही है वो, ये उन्हीं में से एक है जिन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी। योंगबम एक परफेक्ट स्टूडेंट बनने का बस दिखावा कर रहा है, ये कमीना एक्टिंग करने में बहुत अच्छा है। सीन शिफ्ट होता है, यूनसियोंग दोबारा से अपने सेल में आ जाता है एंड उसके बाकी सारे सेलमेट्स उसके सामने घुटनों पर बैठे हुए हैं। पिछले 5 महीनों में डिटेंशन सेंटर में यूनसियोंग ने अपना ऑरा तो बहुत तगड़ा सेट कर दिया है। यूनसियोंग कहता है सांगचुल को क्या हालचाल है। एक बंदा बताता है कि उसने लंच खाया ही नहीं एंड वो सुबह से बस एक ही जगह पर बैठा हुआ है। यूनसियोंग कहता है तूने अपना लंच नहीं खाया क्या। तुम एक बार खुद देखो कि यूनसियोंग की आवाज सुन के सांगचुल के चेहरे पर कितना ज्यादा डर है। एंड नेक्स्ट पैनल में हमको समझ में आ जाता है कि उसके अंदर यूनसियोंग का इतना ज्यादा खौफ क्यों है। यूनसियोंग फिर से सांगचुल को चोक करना स्टार्ट कर देता है, सांगचुल फिर से सॉरी बोलने लगता है एंड उस पर ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है। यूनसियोंग उसका गला और जोर से दबाते हुए कहता है मैंने कितनी बार कहा है तेरे को बोलने का कोई हक नहीं है, बातें सिर्फ इंसान करते हैं। हमको दिखाया जाता है कि सांगचुल बहुत ज्यादा स्टैमर करते हुए बोल रहा है एंड उसको दौरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। पिछले 5 महीने लगातार यूनसियोंग से मार खाने एंड बार बार बेहोश होने की वजह से सांगचुल को डिमेंशिया हो चुका है। ये वही बीमारी है जो कि यूनसियोंग की दादी को थी एंड उस टाइम पर उनको देख के सांगचुल बहुत ज्यादा हंस रहा था एंड लाइव स्ट्रीम पे सबके सामने उनका मजाक उड़ा रहा था। सांगचुल फिर से बेहोश हो जाता है, यूनसियोंग खड़े होकर कहता है मार्क कर दो एंड कुछ टिश्यूज भी ले आना। टिश्यूज क्यों? वेल इस बार सांगचुल ने नंबर 2 भी अपने पेंट में ही कर दिया है। भाई यूनसियोंग सांगचुल से ज्यादा परेशान तो इस टाइम पर अपने सेलमेट्स को कर रहा है। इस टाइम पर यूनसियोंग अपना टारगेट बताता है कि वो जाने से पहले सांगचुल को एटलीस्ट 1000 बार बेहोश करके जाएगा। हमको 6 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां यूनसियोंग डिटेंशन सेंटर से निकलता है सांगचुल को 1200 बार बेहोश करके। जब सांगचुल ने 2 नंबर कर दिया था तब ये काउंट 900 पर था एंड इस बंदे ने अगले 6 दिनों में सांगचुल को 300 बार बेहोश किया है, एक दिन में 50 बार। भाई सांगचुल का गेम तो बच चुका है। एनीवे जैसे सांगचुल बाहर निकलता है वो देखता है कि उसे लेने के लिए मेरी बंदी एना आ रखी है एंड भाई डैम, एना यूनसियोंग को एक वैन में लेके जाती है जहां एक गुची वाली आंटी यूनसियोंग का मेकअप करना स्टार्ट कर देती हैं। दोनों आंटी एंड एना यूनसियोंग की तारीफ करने लगती हैं कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। अब ये एना का भाई है तो ऑलमोस्ट अपना ही हुआ, तो हाँ यूनसियोंग काफी ज्यादा हैंडसम है। एंड फिर हमको यूनसियोंग का नया लुक दिखाया जाता है एंड उसने प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया। यूनसियोंग कहता है आगे सब मैं तैयार हो चुका हूँ स्कूल जाने के लिए। हमको फिर से इस हरामी को दिखाया जाता है एंड भाई देख लो कि ये क्या सोच रहा है, मिसो की शादी होने वाली है, मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट पैनल में इसके हाथ में इसका फोन लग रहा है एंड ये कह रहा है कि अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब देखो मेरे को इसका मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज और है कि क्या इसके फोन में इसकी जो टीचर है उसकी कोई फोटो या वीडियो भी है। एज ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि योंगबम को अपने से सिर्फ एज में बड़ी एंड मैरिड लड़कियां पसंद है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वैसे योंगबम अपना शेकर हिलाने के लिए जाने वाला होता है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर प्रोटीन शेक की बात कर रहा हूँ, बट तब इसके पीछे वाले बालक एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात करने लगता है जिसके पीछे लड़कियां पागल हो रही हैं एंड हमको पता है कि हमारा यूनसियोंग ही है। नेक्स्ट सीन में यूनसियोंग पूरी क्लास के सामने खड़ा होता है एंड एक टीचर उसे पूरी क्लास के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। यूनसियोंग बस कहता है हाय मेरा नाम है यूनसियोंग एंड आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसके इतना कहते ही लड़कियां ब्लश करना स्टार्ट कर देती हैं एंड सारे लौंडे अपना मुंह बनाने लगते हैं। इसका ये इंट्रोडक्शन वाला सीन डैनियल के इंट्रोडक्शन वाले सीन से कुछ ज्यादा सिमिलर नहीं है एंड एज यूनसियोंग का काफी छोटा है इंट्रोडक्शन, इसलिए क्लास के बदमाश से लौंडे यूनसियोंग को घूरना स्टार्ट कर देते हैं। टीचर कहता है शॉर्ट एंड स्वीट, बढ़िया इंट्रोडक्शन था, अब तुम जाके किसी खाली सीट पर बैठ सकते हो। इसके बाद टीचर
टीचर एग्जाम्स वगैरह की बात करने लगता है, बट डू वी केयर? हेल ना। टीचर क्लास से चले जाता है, तभी यूनसियोंग के सामने एक मोटू सा लड़का आता है जो कि दिख ही रहा है कि भाई ये क्लास में बुली होता होगा। अब देखो, अगर तुम्हें से कोई ओवरवेट है तो इस चीज पर ऑफेंस मत लेना कि मैंने इस बंदे को मोटू कह दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। सेकेंडली, मेरे हिसाब से तुम्हारा ओवरवेट होना या ना होना तुम्हारे खुद के हाथ में होता है, अनटिल अनलेस तुम्हें कोई मेडिकल कंडीशन वगैरह है। इसलिए अगर तुम्हारा वेट ज्यादा भी है तब भी उस पर बुरा मानने की जरूरत नहीं होती है, एज तुम्हारी लाइफ का जस्ट टेम्पररी फेज है। एंड इसलिए मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर तुमसे रियल लाइफ में कोई तुम्हारे वेट को लेकर कुछ उल्टा बोले तो उसको एज ए फ्यूल यूज किया करो वर्कआउट वगैरह में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 6 महीने के अंदर उस बंदे की बोलती अपने आप ही बंद हो जाएगी। एनीवेज, ये बंदा बेफालतू में आके यूनसियोंग पर चिल्लाने लगता है, ये कोई इंट्रोडक्शन होता है लूजर कहीं के। बट यूनसियोंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एक्चुअल में चल क्या रहा है। इस क्लास के बदमाश बालकों ने बेफालतू में इस बंदे को भेज दिया है यूनसियोंग से भिड़ने के लिए। ये छपरी हेयरकट वाला बंदा कुछ कहने वाला होता है एंड इतने में यूनसियोंग लात मार के इसकी डेस्क की पलटा देता है। ऑफ कोर्स वो अजीब से हेयरकट वाला बंदा किसी गैंग का मेंबर है एंड इसलिए उसके गैंग के बाकी बंदे भी यूनसियोंग पर अटैक कर देते हैं। बट यूनसियोंग चांटे मार मार के उनकी नाक से खून निकाल देता है। तभी वो अजीब बालों वाला बंदा खड़ा होता है एंड इतने में यूनसियोंग उसे घुमा के पटक देता है। एंड यूनसियोंग ऐसे लड़ते हुए देख के पूरी क्लास सरप्राइज हो जाती है, एज लड़कियां एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एक क्यूट सा दिखने वाला बंदा ऐसे फाइट कर सकता है। लगता है इन लड़कियों को जोहान के बारे में पता नहीं है। यूनसियोंग सबको पीट पाट के ऑरा फार्म करते हुए कहता है, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कहीं खराब तो नहीं हो गया? कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से देता हूँ। मेरा नाम है यूनसियोंग ली, मैं 18 साल का हूँ एंड मेरी हॉबीज हैं बुक्स पढ़ना एंड स्पोर्ट्स में पार्ट लेना। हमको फिर से इस मॉमी लवर को दिखाया जाता है जिससे अगेन इसकी टीचर ने कुछ पेपर्स दे दिए हैं। नेक्स्ट सीन में योंगबम एक लड़की के साथ जा रहा होता है जो कि उसे बताती है कि स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है एंड उसने आते ही सियोंगो एंड उसकी गैंग को पेल डाला है। सियोंगो वही अजीब हेयरकट वाला बंदा है। उस लड़की की बात सुनकर योंगबम काफी सरप्राइज हो जाता है एंड वो कहता है, लगता है उस लड़के को पीसफुल लाइफ तो नहीं चाहिए। योंगबम जिस लड़की के साथ है उसका नाम है येसुल पार्क एंड वो कहती है, हर कोई उस ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है, क्या तुमने उसके बारे में नहीं सुना योंगबम? एंड यूनसियोंग बिल्कुल सही कह रहा था, ये बंदा अच्छे बनने की एक्टिंग करने में बहुत ज्यादा माहिर है। ये कहता है मैंने उसके बारे में कुछ सुना नहीं है एंड मेरे को उसके बारे में कुछ सुनना भी नहीं है। डेफिनेटली वो भी बाकी लोगों की तरह कोई गुंडा बदमाशी होगा। मेरे को ऐसे लोगों से बस दूर ही रहना है। ये सुल क्रेजी लेवल पे मैनिपुलेट हो रखी है। वो कहती है तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो योंगबम, तुम बहुत ज्यादा मैच्योर हो। ये मैच्योर है या नहीं इसका मेरे को पता नहीं, बट इसको मैच्योर लोग बहुत पसंद है, स्पेशली लड़कियां। एंड ये सच में कुछ ज्यादा ही ट्राई हार्ड कर रहा है अच्छा बनने की। ये सुल से कहता है, अरे पेपर्स भारी हैं, इनको मेरे को दे दो, मैं उठा लूंगा। फिर हम आते हैं हमारे लौंडे पे जो कि वॉशरूम में हल्का होने के लिए गया था, बट वो काफी सारे बंदों ने घेर लिया है। एज छपरी हेयरकट वाला बंदा अपनी गैंग के बाकी बंदों को भी लेके आ गया है। एक बंदा कहता है, तुम्हें थोड़ी बहुत बॉडी क्या बना ली, तू तो अपने आप को रहमान डकैती समझ रहे हैं। वॉशरूम के बाहर भी इन्हीं के 2 बंदे खड़े हुए हैं एंड वो किसी को भी वॉशरूम के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, एज इनके हिसाब से अंदर किसी यूनसियोंग नाम के बंदे की कुटाई होने वाली है। बट एक बंदा उड़ता हुआ आता है जिसकी वजह से वॉशरूम का दरवाजा टूट जाता है एंड एक बंदा जो कि वॉशरूम को गार्ड कर रहा था उसकी खोपड़ी भिड़ती है दूसरे बंदे से। वॉशरूम के अंदर यूनसियोंग ने वाइपर उठा लिया है एंड वो सारे के सारे बंदों को सूट डालता है। वैसे तो इन सब का लीडर कोई और है, बट ये लौंडे जिस बंदे की बात मान रहे थे यूनसियोंग उसका कान पकड़ के मोड़ देता है। यूनसियोंग कहता है, सच में ये गैंगनम ही है, सबके पास डिजाइनर कपड़े हैं। गैंगनम को बेसिकली कोरिया में अमीरों वाला एरिया माना जाता है एंड तुम में से जिन लोगों ने लुकिज्म पढ़ी है उन्हें तो ये चीज पता ही होगी, एज यहाँ पर वर्कर्स ऑपरेट करते हैं। यूनसियोंग एक बंदे में लात मार के कहता है, तुम सबने शुगर मॉमी वगैरह बना रखी है क्या? ऐसा है तो भाई मेरे भी बनवा दो यार। मजाक कर रहा हूँ, बट यूनसियोंग काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा है, एज वो भी चाहता है कि उसे भी कोई कपड़े वगैरह खरीद के दे। यहाँ पर डिफरेंस समझना, वो अच्छे कपड़े तो पहनना चाहता है जो कि नॉर्मल है, हर कोई चाहता है, बट वो चाहता है कि उसके लिए कोई और कपड़े खरीदे। एंड तुम्हारे लिए तुम्हारे अलावा कपड़े कौन खरीदता है? तुम्हारी फैमिली, जो कि यूनसियोंग के पास नहीं है। यूनसियोंग सबको बहुत ज्यादा गंदा कूट रहा होता है, तभी उसके पीछे काफी ज्यादा लंबा चौड़ा सा बंदा आ जाता है। इसका नाम है सांगू किम एंड ये 3rd ईयर का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। सांगू कहता है, तू कौन लड़के एंड तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को मारने की? मैं आज तेरे को सबक सिखाता हूँ। एंड इस टाइम पर योंगबम भी कॉरिडोर में खड़ा हुआ है एंड वो भी इसी फाइट को देख रहा है। नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है दी सो कॉल्ड 3rd ईयर का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जमीन पर पड़ा हुआ है एंड यूनसियोंग उसमें मुक्के बजाए जा रहा है। ये सुल फाइट को देख के योंगबम से कहती है, हमें क्या करना चाहिए, चलो टीचर को बुला के लेके आते हैं। बट योंगबम तो यूनसियोंग को ऐसे फाइट करते हुए देख के फैसिनेटेड हो चुका है। 3rd ईयर का फ्रॉड कहता है, ये तू कैसे कर रहा है, तू इतना पावरफुल कैसे है? बट यूनसियोंग फाइट के बीच में बातें वगैरह नहीं करता है, वो लात मार के इस बंदे का मुंह तोड़ देता है। हमको फिर ये सुल को दिखाया जाता है जिससे अब योंगबम ने सारे पेपर्स पकड़ा दिए एंड ये तुम कहां जा रही हो योंगबम? ये सुल म्याओ म्याओ कहीं लगती है, बट अब उसको असली योंगबम की झलक देखने को मिलती है। वो कहता है, क्या तुम अपना मुंह 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं कर सकती हो? मेरे को कुछ जरूरी काम है, जब तक के लिए तुम स्टाफ रूम में क्यों चली जाती हो? ये सुल कुछ बोल नहीं पाती है, वो जस्ट कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। स्कूल की छुट्टी हो जाती है एंड यूनसियोंग अपने घर जाने लगता है, जो कि पता नहीं कहां पर है, एज यूनसियोंग गैंगनम का रहने वाला तो नहीं है। बट तभी यूनसियोंग को एक बंदा आवाज देता है जो कि और कोई नहीं, हमारा 3rd ईयर का फ्रॉड है। एंड तुम इन सारे बंदों की एक बार हालत देखो, इनको कितना ज्यादा गंदा कूटा है यूनसियोंग ने। एनीवेज ये फ्रॉड कहता है, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को वो सब कुछ दिला सकता हूँ जो तेरे को चाहिए। सोचो यहाँ पर यूनसियोंग कहते हैं, मेरे को तो तेरी मम्मी चाहिए।
थर्ड ईयर का फ्रॉड यूनसियोंग को योंगबम के पास लेके आता है। यूनसियोंग को देखते ही योंगबम कहता है हाय, सो तुम वो ट्रांसफर स्टूडेंट हो जिसने सारे बंदों को एक साथ कूटा है। हर कोई कह रहा है कि तुम फाइट करने में बहुत ज्यादा अच्छे हो, बट क्या तुम स्मार्ट भी हो? ऐसी कॉम्बिनेशन ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यूनसियोंग इसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं देता है एंड तभी योंगबम कहता है लगता है तुम ज्यादा बात नहीं करते हो, इंट्रोवर्ट हो क्या तुम? फाइनली योंगबम अपनी एक्टिंग बंद करता है एंड कहता है मैं स्पॉन्सर हूँ, मैं ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ जो कि फाइटिंग या किसी दूसरी चीजों में अच्छे होते हैं। चलो अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तेरे को कितने चाहिए पैसे? एंड भाई ये कैसी शक्लें बनाता है? योंगबम कहता है तो जी खोल के पैसा मांगना ठीक है, हम जिस बिल्डिंग में खड़े हैं वो मेरी फैमिली ओन करती है एंड मेरी फैमिली के पास गैंगनम में ऐसी और भी काफी सारी बिल्डिंग्स हैं एंड तूने गैंगनम के जो हॉस्पिटल के बारे में तो सुना ही होगा। योंगबम अंधा फ्लेक्स करने लगता है बट यूनसियोंग का ध्यान उसकी बातों पे है ही नहीं, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। हमको पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये हरामी यूनसियोंग से कहता है मैं सुना तेरे घर में आग लगी थी, सो तू अभी कहाँ रह रहा है? नेक्स्ट पैनल में कहता है गवर्नमेंट शेल्टर में रहना तो बहुत ज्यादा टफ होगा ना यूनसियोंग, एंड ये अपना वही गंदा सा एक्सप्रेशन देते हुए कहता है फिर तो तेरी फैमिली को पैसों की सख्त जरूरत होगी ना भाई। तभी हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है एंड यूनसियोंग कहता है तेरे को सच में कुछ नहीं पता, मैं यहाँ इतनी दूर तेरे से ही तो मिलने आया हूँ योंगबम, मेरा नाम है यूनसियोंग ली, क्या तेरे को ये नाम याद है? एंड ये नाम सुन के योंगबम के होश उड़ जाते हैं। योंगबम चिल्लाता है तू यूनसियोंग ली है? योंगबम यूनसियोंग के माथे पर से बाल हटा के देखता है बट उसको यूनसियोंग के चेहरे पर कोई भी स्कार नहीं दिखता है। बट तू यूनसियोंग कैसे हो सकता है? यूनसियोंग योंगबम का हाथ साइड करता है एंड कहता है मेरे को पता है तेरी गैंग ने एक यूनसियोंग नाम के लड़के को बहुत बुली किया था, मैंने वो सब लाइव स्ट्रीम पर देखा था, बट मैं दूसरा यूनसियोंग ली हूँ। हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमारा टिकटॉकर लाइव स्ट्रीम कर रहा था एंड वो कहता है जिससे पहले हम इस चिल्लू के और क्राइम्स के बारे में बात करें, मैं हमारे देश के सारे यूनसियोंग ली से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने सुना है तुम सबको अपने नाम की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है बट इसमें मैं क्या करूँ, गलती तो तुम्हारे माँ बाप की है जिन्होंने तुम्हारा नाम यूनसियोंग ली रखा है, अब जेलो फिर। एंड इस कमीने की बात सुन के लोग इसकी लाइव स्ट्रीम्स एंड वीडियोस को रिपोर्ट करना चालू कर देते हैं, बट सांगचुल कहता है मेरे को इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो नया अकाउंट बना लूंगा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, समझे? हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है एंड यहाँ पर यूनसियोंग बहुत सही खेलता है। वो कहता है मैं तेरे को तेरी गैंग को बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, तेरे को पता है तेरे कुत्ते दोस्त की वजह से मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई है। यूनसियोंग यहाँ पर योंगबम को दिखाना चाह रहा है कि वो कोई दूसरा यूनसियोंग है, बट सांगचुल जो कि योंगबम का दोस्त है उसकी लाइफ स्ट्रीम्स की वजह से यूनसियोंग को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। वेल प्लेड होमी। योंगबम कहता है तू मेरे को इसलिए ढूंढ रहा था? यूनसियोंग कहता है ऑफ कोर्स, पर अगर तू मेरे को प्रॉपर कंपनसेशन देता है एंड मेरे को सेटिस्फाई कर पाता है तो शायद मैं तेरे को माफ कर दूं। एंड तू तो बहुत ज्यादा अमीर है ना, तो चल मेरे को दिखा कि तू असलियत में कितना अमीर है। यूनसियोंग यहाँ पर अपना नेक्स्ट मूव खेलता है। वो बोलता है मैं तेरे से कोई फ्री में पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं तेरे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर तू मेरे को सही दाम में हायर करता है तो। योंगबम कहता है तू बहुत ज्यादा कमीनी चीज है यूनसियोंग, बट तेरे अंदर हिम्मत तो है, मेरे को लगता है तेरे को इक्वल पार्टनरशिप चाहिए होगी, तेरे को देख के मेरे को फीलिंग आ रही है कि तेरे को किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं होगा। योंगबम भाई मैं अपना बताऊं तो मेरे को भी किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है सिवाय एना के। एनीवेज योंगबम कहता है मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि तू फाइट करने में काफी अच्छा है, डील डन करते हैं फिर एंड चल मेरे साथ नीचे चल। यूनसियोंग योंगबम के साथ नीचे जाने लगता है एंड योंगबम अपने बिजनेस मॉडल के बारे में चीजें बताने लगता है। ये बताता है कि ये पूरी बिल्डिंग इसके पापा ओन करते हैं, बट अपना पूरा बिजनेस ये खुद ही मैनेज करता है। इसका बिजनेस क्या है ये तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एनीवेज इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर से लेके फोर्थ फ्लोर तक इसने स्टडी कैफे खोल रखा है, बेसिकली जहाँ पर बंदे आके पढ़ाई कर सकते हैं एंड अपना मस्त कॉफी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। बट इस बिल्डिंग के फिफ्थ फ्लोर पर काफी सारे अपार्टमेंट्स बन रखे हैं एंड इन अपार्टमेंट्स को ये ऐसे बच्चों को रेंट पर देता है जो अपने घर से भाग जाते हैं, जिन्हें रन अवे किड्स कहते हैं। अगर तुमने लोकेशन पढ़ रखी होगी तो तुम्हें रन अवे किड्स के कांसेप्ट के बारे में पता ही होगा, अपनी हॉस्टल गैंग बेसिकली। सो सेकंड फ्लोर से लेके फिफ्थ फ्लोर तक का इसने बता दिया कि वहां पर क्या सीन है एंड फर्स्ट फ्लोर पर जस्ट एक नॉर्मल सा कैफे है, बट ये सब बेसमेंट में आते हैं जहाँ पर एक प्रॉपर सोना बन रखा है। योंगबम कहता है बढ़िया है ना लाडले, अगर पढ़ाई करके थक जाओ तो सोना में आके मस्त चिलैक्स कर लो। ये लोग सोना के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, तभी सोना में से एक बहुत बड़ा गैंडा निकल के आता है। इस बंदे का नाम है ग्योंगमिन एंड ये कहता है अरे योंगबम फाइनली तू आ ही गया। एंड ग्योंगमिन गैंडे को देखते ही यूनसियोंग उसको पहचान लेता है। हमको यूनसियोंग की असली बहन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है यूनसियोंग तो चिंता मत कर, तेरी बड़ी बहन सब ठीक कर देगी। एंड हमको एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ ये ग्योंगमिन गैंडा यूनसियोंग की बहन को लेके कहीं जा रहा है। योंगबम काफी लाउड वॉइस में यूनसियोंग का नाम बोलता है, जिससे फाइनली यूनसियोंग होश में आ जाता है। वो गैंडा कहता है यूनसियोंग ली, ये तो उस लूजर का नाम था ना। योंगबम कहता है मेरे को पता है, पहली बार सुन के मैं भी शॉक हो गया था, बट ये बंदा उस चिल्लू से बहुत अलग है, ये फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छा है एंड ऑल्सो इस बंदे में हिम्मत भी है। योंगबम बताता है कि वो यूनसियोंग को कुछ काम वगैरह देने के बारे में सोच रहा है, बट ग्योंगमिन कहता है मैं इस चीज से इरिटेट हो रहा हूँ यार, इस बंदे का नाम मेरे को उस लूजर की याद दिला रहा है। इतने में यूनसियोंग उस गैंडे को बहुत ज्यादा डेडली लुक देते हुए कहता है तेरे को मेरे बारे में पता भी है कि मैं कौन हूँ, तेरे को मेरे से फाइट करनी है तो बता दे मेरे को, तेरे को मेरा नाम पसंद नहीं है ना, पर तेरे को क्या पसंद है एंड क्या पसंद नहीं है इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है, मैं तेरे को पहले बता दूं तो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। यूनसियोंग गैंडे को काफी धमकियां दे देता है, बट वो कुछ कहता नहीं है। बट यूनसियोंग के चुप होते ही वो कहता है मरना है क्या तेरे को, तेरी विश यहीं पूरी कर दूंगा मैं। गैंडे एंड यूनसियोंग की बहस चालू हो जाती है एंड योंगबम उनको शांत करने की कोशिश करने लगता है, बट वो उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। तभी योंगबम अपनी असली आवाज में कहता है मैंने कहा लड़ना बंद करो। योंगबम यूनसियोंग की तरफ देखकर कहता है तेरे को मेरे साथ काम करना है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे को हल्के में ले रहा हो। यूनसियोंग एंड वो गैंडा दोनों शांत हो जाते हैं एंड तभी योंगबम कहता है मैं अभी तेरे पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए तेरी फर्स्ट जॉब बहुत ज्यादा इजी होने वाली
है, तू इसको अपना टेस्ट समझ सकता है। मैं तेरे फोन पर एक लोकेशन भेजी है, उस लोकेशन पर जा एंड जाके कुछ लड़कियां लेके आ। अगले ही सीन में यूनसियोंग तो होमलेस लड़कियों के सामने पहुंच जाता है एंड यूनसियोंग को देखते ही वो कहती है हेलो क्यूटी। योंगबम को बिलीव नहीं होता है कि यूनसियोंग इतनी जल्दी लड़कियों को लेकर कैसे आ गया। यूनसियोंग कहता है मैंने उन लड़कियों से कहा कि मैं उनको सोने की जगह प्रोवाइड करवा सकता हूँ एंड वो मान गई। मैंने उन दोनों को एक अपार्टमेंट में भेज दिया है। योंगबम कहता है तूने उनको बेसमेंट के सोना के बारे में बता दिया। बिल्कुल, वो दोनों सबसे पहले सोना में ही गई थी। योंगबम कहता है आई एम इम्प्रेस्ड यूनसियोंग, तूने बहुत अच्छा काम किया है, इसके आगे तो वो क्या करना है ये तो वो ग्योंगमिन बताएगा। फिर हमको एना को दिखाया जाता है जो कि यूनसियोंग से पूछती है कि उसका प्लान क्या है। ये तब का सीन होगा जब यूनसियोंग उन लड़कियों को लेने के लिए जा रहा था। यूनसियोंग कहता है अगर मेरे को उसका भरोसा जीतना है तो मेरे को उन लोगों की तरह ही बनना पड़ेगा, एज वो कमीना मेरे को हर एक पॉइंट पे टेस्ट करता रहेगा। एना कहती है तुमको इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, तू मार पीट के भी तो उसको हरा सकता है ना। यूनसियोंग कहता है योंगबम सांगचुल की तरह नहीं है, वो हद से ज्यादा चालाक एंड शातिर बंदा है, इसलिए उसको खत्म करने के लिए एक परफेक्ट प्लान की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में गेंडा यूनसियोंग को सिक्योरिटी रूम में लेके आता है जहां पर कुछ बंदे कंप्यूटर पर कुछ काम करने लग रहे हैं। यूनसियोंग को कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं एंड गेंडा एक बंदे से कहता है जल्दी अपने हाथ चला, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो बंदा ग्योंगमिन को तो ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है एंड ग्योंगमिन पूछता है ये सब तो ठीक है बट गाड़ी कब आ रही है। बंदा कहता है 3 दिन के अंदर। हमारा गेंडा कहता है एक चीज और, पिछली वाली कंपनी से लोन लेना मत भूलना। तुम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा हो कि ये लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, बट अब ग्योंगमिन योंगबम का पूरा बिजनेस मॉडल यूनसियोंग को समझाता है। इन लोगों ने उन लड़कियों की फेक आईडीज बना ली हैं। जो लोग भी इनके अपार्टमेंट्स में रहने के लिए आते हैं ये लोग उन सब की फेक आईडीज बना लेते हैं एंड उन फेक आईडीज का यूज करके ये लोग लग्जरी एंड महंगी महंगी गाड़ियां रेंट पर ले लेते हैं एंड जैसी गाड़ी इनके हाथ में लगती है वो उसको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। ऐसे करके जो लोग भी इनके यहाँ पर रेंट पर रहने के लिए आते हैं उनके ऊपर फेक आईडी बनाने एंड फेक आईडीज को यूज करने के केसेस लग जाते हैं। ऑल्सो उनके ऊपर मिलियंस ऑफ वॉन की लोन भी चढ़ जाती है एंड ये लोग यहीं पर नहीं रुकते हैं, ये लोग और भी काफी सारी जगहों से उन बेचारे लोगों के नाम पर लोन्स ले लेते हैं। ग्योंगमिन कहता है ऐसे करके जो इंसान सिर्फ रेंट पर रहने के लिए आया था देखते देखते उसके ऊपर 100 मिलियन वॉन से ज्यादा की लोन चढ़ जाती है एंड उसे पता भी नहीं लगता है। 100 मिलियन वॉन का मतलब होता है ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीस एंड जो लोग इनके यहाँ पर अपार्टमेंट रेंट पर लेते हैं वो लोग मोस्टली अपने घर से भाग के आए होते हैं एंड वो लोग मोस्टली माइनर्स ही होते हैं। ग्योंगमिन कहता है इस सिचुएशन के अंदर लोगों के पास बस 3 चॉइसेस ही होती हैं। फर्स्ट कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी लोन चुका दें एंड ये सबसे ज्यादा इजी तरीका है इस सिचुएशन से निकलने का। हमने पहले जितने भी लोग देखे थे, थर्ड ईयर का फ्रॉड, अजीब हेयरकट वाला बंदा एंड उस पूरी गैंग के लोगों को योंगबम ने फंसा रखा है। वो लोग बस योंगबम की बिल्डिंग में रेंट पर रहने के लिए आए थे एंड उन सब के ऊपर मिलियंस ऑफ वॉन की लोन चढ़ चुकी है एंड अब उनके पास कोई और तरीका नहीं है अपनी लोन को रीपे करने का सिवाय योंगबम का कुत्ता बन के रहने के। ग्योंगमिन बताता है कि ऐसे करके योंगबम के पास एक बहुत बड़ी गैंग है एंड वो लोग उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। अपने दिमाग का यूज करके योंगबम ने गैंगनम को अपने कंट्रोल में ले रखा है। उस कमीने को हाथ लगाना अपनी मौत को इन्वाइट करने जैसा है। ग्योंगमिन अब बताता है कि इस सिचुएशन से निकलने का तीसरा तरीका क्या है एंड अब तुम लोग योंगबम एंड इस गेंडे को अपने दिल से हेट करने वाले हो। ग्योंगमिन कहता है ये तरीका सिर्फ लड़कियों के लिए है जिनके पास अपनी लोन चुकाने के पैसे नहीं होते हैं। यूनसियोंग तो समझ ही गया होगा ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। भाई मेरा तो मन करता है कि बस लड़कियां ही आया करें यहाँ पर। योंगबम को बस अपने से एज में बड़ी लड़कियां पसंद है, अपने से छोटी लड़कियों को वो हाथ भी नहीं लगाता है। तो जब भी कोई यंग लड़की आती है तो मेरा फायदा हो जाता है। हमको पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस गेंडे ने यूनसियोंग की बहन के शोल्डर पर अपना हाथ रख रखा है। तुमको अंदाजा लग गया होगा कि इस गेंडे को देखते यूनसियोंग को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया था। यूनसियोंग के दिमाग में वही लाइन चल रही होती है जो इस गेंडे ने पास में यूनसियोंग से कही थी, तेरा नाम यूनसियोंग है क्या? कहना तो पड़ेगा तेरी बहन सुंदर तो बहुत है। आई नो कि तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तेरे पास पैसे भी नहीं है, बट लड़की तू सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। नेक्स्ट फिल्म में हमको यूनसियोंग को दिखाया जाता है एंड तुम देख सकते हो कि बंदा कितने ज्यादा रेज में है। इस बंदे की मत्थे की नसें निकल रही है भाई। हमारा गेंडा कुछ हद से ज्यादा ही खुश है। वो यूनसियोंग को एक पेपर पकड़ा देता है जो कि एक कंसेंट फॉर्म है। ग्योंगमिन यूनसियोंग से कहता है कि जाके उन लड़कियों के इस पेपर पर साइन करवा के लेके आ। यूनसियोंग इस कंसेंट फॉर्म को पहचान लेता है एंड हमें पता चलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे प्रोविजंस लिखे हुए हैं जिनका यूज करके योंगबम अपने शिकारों को फंसाता है। इस कंसेंट फॉर्म में घुमा फिरा के लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी का मालिक उन बच्चों के नाम पर लोन ले सकता है बिना उनके कंसेंट के। ग्योंगमिन कहता है अगर कोई इस फॉर्म को डिटेल में नहीं पढ़ता है एंड अपने साइन कर देता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद होना कंफर्म है। बट उन सुंदर लड़कियों को इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुंदर लड़कियों की लोन काफी जल्दी माफ हो जाती है। गेंडा कहता है आप जाके उनकी साइन करवा के लेके आया यार। यूनसियोंग कॉन्ट्रैक्ट लेके उन लड़कियों के रूम के अंदर आता है एंड वो लड़कियां शॉक हो जाती हैं आज उन्होंने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा था। एंड यूनसियोंग बहुत ज्यादा रूडली उस कॉन्ट्रैक्ट को जमीन पर गिरा के कहता है अपना मुंह चलाना बंद करो एंड इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें कॉन्सेंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा। उनमें से एक लड़की यूनसियोंग को भड़क जाती है एंड वो कहती है बट हम तो यहाँ से जल्दी जाने वाले हैं एंड तुम इतनी ज्यादा बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो। दूसरी लड़की उसको शांत करने की कोशिश करने लगती है बट व्हाइट टी शर्ट वाली लड़की के पास दिमाग है। वो कहती है वैसे भी बिना पढ़े कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं चाहिए। ग्योंगमिन ने यूनसियोंग को पहले ही बता दिया था कि ये काम इजी नहीं होने वाला है एज आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा नकचड़ी हो चुकी हैं एंड उन्हें छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ जाता है। बट उस लड़की को स्माइल करते हुए देख के यूनसियोंग स्माइल करने लगता है। हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले हैं एंड अगर तुमने हमको
फोर्स करने की कोशिश की तो मैं अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगी। हमको पता चलता है कि ग्योंगमिन ने यूनसियोंग से कहा था कि तेरे को जो करना पड़े तू वो कर, बट मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन चाहिए। यूनसियोंग अपार्टमेंट की डोर की तरफ जाता है एंड उसे लॉक कर देता है एंड फिर उस अपार्टमेंट में से उन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गेंडा ग्योंगमिन भाग के आता है, वो दरवाजा खोलता है एंड उसे दिखता है कि एक लड़की ऑलरेडी बेहोश पड़ी है एंड दूसरी लड़की को भी यूनसियोंग ने लॉक में पकड़ रखा है एंड वो उसे भी बेहोश कर रहा है। ग्योंगमिन चिल्लाता है, अबे क्या कर रहा है भाई? ओ तू आ गया, मैंने जस्ट अभी अभी दोनों लड़कियों को नॉकआउट किया है। एक ने तो काफी इजीली साइन कर दिए बट दूसरी वाली बड़ी नखरे कर रही थी। हमको उसी व्हाइट टी शर्ट वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ी है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट पर उसके अंगूठे के निशान आ चुके हैं एंड उस थंबप्रिंट के लिए उस लड़की का ब्लड यूज किया है शायद से यूनसियोंग ने। तभी यूनसियोंग कहता है तेरे को कैसे पता चला कि मैं कमरे के अंदर क्या कर रहा हूँ एंड मैंने ऑलरेडी साइन करवा लिया है, तूने तो कहा था कि तू कंट्रोल रूम में मेरा वेट करेगा। ग्योंगमिन कुछ बहाना सोचने लगता है, हमको पता चलता है कि इस वाले कमरे में ऑलरेडी कैमरास लगे हुए थे आज ये यूनसियोंग का टेस्ट था। बट इवन ग्योंगमिन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूनसियोंग सीधे मारपीट पर ही आ जाएगा। यूनसियोंग पे दिमाग में सोचने लगता है कि क्या मैं योंगबम के टेस्ट में पास हो चुका हूँ। एक्चुअल में यूनसियोंग को पहले से पता था कि इस पूरे कमरे में कैमरास लगे हुए हैं एंड ये पूरा टेस्ट योंगबम ने सेटअप किया है एंड जिन लड़कियों को यूनसियोंग ने सुलाया है ये भी एक्चुअल में माइनर्स नहीं है, ये दोनों लड़कियां पेड एक्टर्स हैं जो कि योंगबम के लिए काम करती हैं एंड इनके बारे में एना ने यूनसियोंग को पहले ही बता दिया था। फाइनली योंगबम भी यहाँ पर आ जाता है एंड कहता है आई एम सॉरी यूनसियोंग बट मैं तेरे ऊपर नजर रख रहा था। क्या करे यार, हमारे काम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही ट्रस्ट है, इसलिए मैं वो देखना था कि मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं। एंड भाई योंगबम यूनसियोंग से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया है, वो ताली बजाते हुए कहता है मैं तेरे साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ यूनसियोंग ली एंड हाँ इन लड़कियों की चिंता मत करना, ये मेरे लिए ही काम करती हैं। फिर योंगबम काफी ज्यादा क्रीपी से स्माइल करते हुए कहता है चल ये सब छोड़ अब असली काम स्टार्ट करते हैं। गेंडा यूनसियोंग को एक दूसरे कमरे में लेके आता है एंड कहता है अब मेरे को ध्यान से देखना, मैं तेरे को दोबारा ये चीजें नहीं समझाऊंगा। वो अपना फोन निकालता है, अपने फोन के कैमरा के सामने एक रेड कलर की पन्नी को ले आता है। ग्योंगमिन बताता है कि इस तरीके से वो काफी इजीली पता लगा सकता है कि कमरे में कैमरास कहां पर छुपे हुए हैं। ये लोग सिर्फ लड़कियों के कमरों में ही हिडन कैमरास लगाते हैं एंड उन वीडियोस को कहीं पर अपलोड करके ये लोग और ज्यादा पैसे कमा लेते होंगे एंड ऑफ कोर्स ऐसे इनको और ज्यादा मटेरियल मिल जाता है उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए। ग्योंगमिन कहता है हम लड़कियों को बहुत अच्छे से मिल करते हैं बेटा एंड अगर तेरा रूम टूर हो गया हो तो काम करना चालू कर दे। ये लोग कैमरास की बैटरी को निकाल के उन्हें चेंज करने लगते हैं एज अब रियल में कुछ होमलेस लड़कियां इनके यहाँ पर रेंट पर अपार्टमेंट लेने के लिए आने वाली हैं। यूनसियोंग अपने दिमाग में सोचता है तो फाइनली यहाँ पर एक एक्चुअल क्राइम होने वाला है एंड मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। यूनसियोंग ने डेफिनेटली कुछ तो तगड़ा प्लान बनाया है योंगबम को गिराने का। मैंने माना उतने आगे तक तो नहीं पड़ी है एंड मेरे को पता नहीं है कि क्या होगा, बट मैं योंगबम को इतना तो समझ गया हूँ कि वो बंदा सांगचोल की तरह नहीं है, वो इतनी आसानी से हारने वाला तो नहीं है। एनीवेज गेंडा फिर से योंगबम की चाटने लगता है, ये कहता है यूनसियोंग तो कोई माना तो पड़ेगा योंगबम स्मार्ट तो है, वो ऐसे ट्रैप बिछाता है कि इंसान हर तरफ से चेकमेट हो जाता है, वो डेफिनेटली एक क्राइम जीनियस है। एंड फिर ग्योंगमिन कहता है पास में एक बंदा था जिसका नाम भी यूनसियोंग ली था एंड योंगबम ने उसके साथ बहुत ही गलत किया था, मजा ही आ गया था भाई। जो वो पूरी लाइव स्ट्रीम होती थी जिसकी वजह से तू चिढ़ रखा था वो पूरा का पूरा योंगबम का ही आइडिया था। योंगबम एक ऐसा बंदा है जो कि सामने आके तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा बट शैडोज में रह के वो तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। यूनसियोंग कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, तभी ग्योंगमिन कहता है उस लूजर की एक छोटी बहन भी थी, उसके साथ भी कांड हो रखे थे, उसे पैसे वगैरह की जरूरत थी, ऐसे शायद से उसका घर जल गया था। एंड भाई मेरे को उसके बारे में बहुत अच्छे से याद है, तेरे को पता है वो कुतिया योंगबम की थी बट मैं ही उसको उसके पास लेके आया था। एंड ये गेंडा अपने शॉर्ट्स के अंदर हाथ डाल के कहता है वो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी मेरे भाई। यूनसियोंग का बहुत मन कर रहा होगा कि वो इस बंदे की यहीं पर कब्र खोद दे बट पता नहीं वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर लेता है एंड वो कहता है इस कैमरा की लाइट नहीं चल रही है एंड मैंने बाकी जो सेटअप करे हैं उनकी लाइट भी नहीं चल रही है, ग्योंगमिन तो एक बार आके चेक करना जरा। ग्योंगमिन यूनसियोंग को धक्का मारता है, कहता है हट तू किसी काम का नहीं है। ग्योंगमिन देखता है जो कैमरा की पावर कॉर्ड है जिससे सारे कैमरा चलते हैं उसका प्लग निकल रखा है। ग्योंगमिन पीछे मुड़ के देखता है एंड पावर कॉर्ड यूनसियोंग के हाथ में ही लग रही है एंड तुम यूनसियोंग का चेहरा देख के समझ सकते हो कि ये बंदा कितने ज्यादा रेज में है। ग्योंगमिन कहता है पागल हो गया क्या, पावर कॉर्ड निकल रखी है एंड पावर कॉर्ड तेरे हाथ में क्या कर रही है बे। यूनसियोंग इस गेंडे का हाथ पकड़ता है एंड एक घुटना मार के इसका हाथ एक बार में तोड़ डालता है। ये बंदा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है बट यूनसियोंग इसको सलाम करके नीचे गिरा लेता है। यूनसियोंग इसके टूटे हुए हाथ के राउंड ही उसी पावर कॉर्ड को लपेटता है एंड उसे खींच देता है जिससे ये बंदा दर्द के मारे पागल हो जाता है। यूनसियोंग कहता है नायोन ली, उसका नाम नायोन ली था, तू जिस लूजर की बहन की बात कर रहा है उसका नाम नायोन ली था। यूनसियोंग उस केबल को और जोर से खींचने लगता है बट ग्योंगमिन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यूनसियोंग अचानक से ऐसा कर क्यों रहा है। यूनसियोंग कहता है कुत्ते के बच्चे, नायोन मेरी छोटी बहन नहीं थी, नायोन ली मेरी बड़ी बहन का नाम था एंड मैं वही लूजर हूँ यूनसियोंग ली। बड़ा हंस रहा था ना तू, एक बार और हंस के दिखाना कुत्ते। सो भाई लोग आज के एपिसोड में इतना ही है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज हैं एंड सीरियसली मेरा बचपन से ही सपना था कि काश मेरे भी एक दिन 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो एंड मेरे पास भी वो सिल्वर प्ले बटन हो। इसलिए भाई प्लीज सब्सक्राइब करना फ्री है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। एंड हाँ चिंता मत करना, एपिसोड 2 काफी ज्यादा जल्दी आएगा। इस स्टोरी में मेरे को खुद पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। सो यह कल्चर गैंग मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट।